Good morning, class 8. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, in chapter 10, today we are going to discuss role of hormones in completing the life history of insect and frogs. Okay? You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. तो सिल्क मॉथ और फ्रॉग का जो लाइफ हिस्ट्री है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ. तो एक कैटरपिलर जो होता है उसको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एक एडल्ट मॉथ बनने के लिए. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. तो क्लास 7 में जो सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि क्या क्या स्टेजेस था. सिमिलरली द टेडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग. चैप्टर 9. तो चैप्टर 9 में हम लोग फ्रॉग के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि फ्रॉग का जो स्टेजेस है कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है वो एक फ्रॉग बनने के लिए. दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. तो ये जो चेंज है लार्वा से एक एडल्ट बनने का इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. तो ये जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है जो लार्वा से एडल्ट में जाने का जो जर्नी है जिसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं, ये मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा. ओके, इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा. इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्साइन. और फ्रॉग में ये कंट्रोल होता है थायरोक्साइन हार्मोन के द्वारा. द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. तो थायरोक्साइन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? थायराइड से प्रोड्यूस होता है. थायरोक्साइन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. तो थायरोक्सिन जो प्रोडक्शन होता है ये प्रोडक्शन होने के लिए वाटर में आयोडीन होना जरूरी होता है. इफ द वाटर इन विच द tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. तो देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो थायरोक्सिन जो है हार्मोन ये प्रोड्यूस होने के लिए आयोडीन की जरूरत होता है पानी में. अब टेडपोल जो पानी में है उस पानी में अगर आयोडीन का अमाउंट सफिशिएंट ना रहे तो क्या होगा? तो वो जो टेडपोल है वो कभी भी मैच्योर नहीं हो पाएगा. ओके, कभी भी एडल्ट नहीं होगा. If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by lack of thyroxine? अगर इंसान के बॉडी में आयोडीन ज़्यादा अमाउंट का ना रहे, प्रॉपर आयोडीन अगर उनके बॉडी में सफिशिएंट आयोडीन ना रहे तो क्या उसके लिए गॉइटर हो सकता है? यानी कि थायरोक्सिन कम होने के कारण के गॉइटर होता है. थायरोक्सिन कम प्रोड्यूस होगा क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है वो कम रहेगा. तो समझ में आ रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है. गॉइटर क्यों होता है? थायरोक्सिन प्रोडक्शन कम हो जाए तो अब थायरोक्सिन जो है वो कम क्यों होगा? अगर आयोडीन कम मिला तो. क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी 10.3. कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन्स फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट on the importance of consuming iodized salt. You can also look for this information on the internet. तो आपको ये जो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो आप मैगजीन से करें, कोई डॉक्टर्स के पास से लीजिए या फिर आप इंटरनेट के हेल्प लेके आप उसको बना लीजिए. ठीक है, करना क्या है आपको? आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है उसको कंज्यूम करने का क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है. क्लियर? इसका एक शॉर्ट नोट हम लोग बनाएंगे. नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ.
The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. तो एक फिजिकल और फिजिकली मेंटली अगर अच्छा रहना है तो गुड हेल्थ की जरूरत है। अब हेल्थ मतलब क्या, सिर्फ स्वस्थ रहना, फिजिकली फिट रहना हेल्दी कह सकते हैं? नहीं, फिजिकली मेंटली हमें हेल्दी रहना जरूरी होता है। ओके, टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, आपका एज कुछ भी हो, यू शुड टेक बैलेंस्ड डाइट। ओके, यू शुड हैव बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट मीन्स क्या है, आप लोगों को पता है कि खाने का क्वांटिटीज वगैरह फिक्स होता है, राइट। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसके अलावा पर्टिकुलर उस पर्सन को, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको हेल्दी रहना है तो फर्स्ट क्या करने हैं आपको, फर्स्ट आपको बैलेंस डाइट लेने हैं। सेकेंडली आपका पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है और प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करने हैं जितना जरूरत है। ओके, ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। तो एडोलेसेंस के एज में जब बॉडी ग्रो करता है, इस टाइम बहुत रैपिड ग्रोथ होता है, तो इस टाइम में ये और ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर? जो एडोलेसेंस एज है, इस एज में एक तो बैलेंस डाइट प्रॉपर्ली लेना जरूरी होता है, उसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन के साथ साथ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। एक एडोलेसेंट जो है उनका न्यूट्रिशनल नीड किस तरह के हो सकता है? एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एडोलेसेंस एक ऐसा स्टेज है जहां पे रैपिड ग्रोथ होता है, राइट। इसके पहले जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे होता है, या इस एडोलेसेंस इसके बाद भी थोड़ा सा ग्रोथ होता है, वो भी काफी धीरे धीरे होता है। बट ये जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे ग्रोथ बहुत रैपिडली होता है, यहाँ का डेवलपमेंट जो है वो रैपिडली होता है। Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. तो इसलिए एडोलेसेंट जो है उनके डाइट पे बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। You have already learned what a balanced diet is. Balanced diet क्या है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। Recall that a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats and vitamins in requisite proportions. तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब उसमें प्रोटीन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, फैट रहेगा, विटामिन रहेगा, मिनरल रहेगा, राइट। ये सारे एक प्रॉपर क्वांटिटी में रहता है। और इंडियन मील ऑफ रोटी और राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज बैलेंस्ड मील। तो इंडियन कल्चर में रोटी, राइस या दाल, वेजिटेबल्स, ये सारा जो है बैलेंस्ड मील में आता है। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। मिल्क जो है वो खुद ब खुद एक बैलेंस्ड फूड है। ओके, मिल्क आप ले सकते हैं। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूरिशमेंट। फ्रूट्स जो है वो भी न्यूरिशमेंट देते हैं। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द न्यूरिशमेंट दैट दे नीड। और एक छोटे बच्चे जो है उसके लिए मदर्स मिल्क ही हर तरह की न्यूरिशमेंट का फुलफिल करता है। आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जगरी, मीट, साइट्रस, इंडियन गोसवरी, जिसको आप आंवला के नाम से जानते हैं, आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स। तो आयरन जो है वो ब्लड बिल्ड करने में मदद करता है। तो आयरन रिच फूड जो है लाइक लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, साइट्रस, ये सारी चीजें हमें ज्यादा लेना चाहिए। ओके, चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रियस? तो अपना जो लंच और डिनर का जो मील है उसको आप चेक कर लीजिए
आप खुद ब खुद आप समझ सकते हैं कि कौन सा आपके लिए न्यूट्रिशियस है, कौन सा नहीं है। Does it include cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth? क्या जो आपका ये लंच या डिनर आप लेते हैं उसमें सीरियल्स हैं, सीरियल्स जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो सीरियल्स होना उस पर जरूरी है। और उसके साथ साथ मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस, इस तरह की प्रोटीन जो कि आपके ग्रोथ के लिए मदद करता है वो भी रहना जरूरी है उस फूड में। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी? इसके अलावा फैट्स, शुगर ये भी रहना जरूरी है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच आर प्रोटेक्टिव फूड्स? तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो हमें कोई भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव फूड है, उसमें विटामिन रहता है, विटामिन हमें बीमारी से बचाता है, राइट। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो चिप्स या पैक्ड क्या हुआ कोई स्नैक्स, ये सारे चीजें बहुत टेस्टी तो होता है लेकिन हमारे खाने में रेगुलरली नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें इसका प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू है ही नहीं। ओके, अब देखो एक्टिविटी 10.4, मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर you had on the previous day. Identify the items responsible for proper growth. Also identify the junk food that you consumed the previous day. तो आपको एक ग्रुप बनाने के लिए बोला गया है फ्रेंड्स के बीच में, बना के लास्ट डे क्या आप खाए थे। ओके, लास्ट डे आप क्या खाए थे उसको आप लिख लीजिए। लास्ट डे का आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों का लिखेंगे। लिखने के बाद उसमें से आपके ग्रोथ के लिए कौन सी फूड आपको चाहिए, कौन सी फूड रिस्पॉन्सिबल है आपके ग्रोथ के लिए वो लिखना है, और दूसरा आपको मेंशन करना है कि कौन सी जंक फूड आप लिए थे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 10.5, गेट आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन फिगर 10.6, प्रिपेयर चार्ट्स और पोस्टर्स एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलेसेंट्स। तो यहाँ पे एक एडोलेसेंट का डाइट दिया गया है, मतलब डाइट चार्ट, क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ लेना चाहिए। तो इसको देख के एक आइडिया लेके आपको एक चार्ट बनाने के लिए बोला गया है, बना के आप क्लासरूम में चिपकाएंगे, या अभी तो आप लोग घर पे हो सो घर के दीवार पे आपको चिपकाने हैं। यू मे यूज योर क्रिएटिव आइडियाज एंड प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। तो अपना क्रिएटिव आइडिया का इस्तेमाल करें और इसको एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज करें। ओके, प्रेजेंट करें। यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे आप चाहो तो कोई कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं पर्सनल हाइजीन। सॉरी, एवरीवन शुड हैव अ bath at least once every day. ठंड जितना भी हो, you should bath at least once every day. Okay? It is more necessary for teenagers because the increased activities of sweat glands sometimes makes the body smelly. तो ये टीनेजर्स के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो रेगुलर एटलीस्ट एक बार नहाए, क्योंकि उसका जो स्वेट ग्लैंड्स है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसका एक्टिविटी जो है इंक्रीज होता है, राइट। तो इसलिए कभी कभार बॉडी स्मेली भी हो सकता है अगर ना नहाए तो। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से वॉश करके उसको क्लीन करना जरूरी है रेगुलर। इफ cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infections.
क्लीनलीनेस अगर आप अच्छे से ना ध्यान दें, उस पर मेंटेन ना करें, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ओके, गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो गर्ल्स को स्पेशल केयर करने चाहिए जबकि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उस टाइम ज़्यादा साफ सुथरा और रहना होता है। ओके, दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये पिछले क्लास में बताया गया कि 28 to 30 डेज के गैप में होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्ल्स को अपना ये जो साइकिल है इसके बारे में खुद को ध्यान में रखना है और उसके लिए प्रिपेयर रहना है पहले से। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स, चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। तो गर्ल्स को इस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे उसको सैनिटरी नैपकिन का यूज करना बहुत जरूरी होता है एंड दे शुड चेंज द पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 years एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, जरूरत के हिसाब से 4-5 घंटे में उस पैड को चेंज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो लास्ट बताया गया था, फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। आप फ्रेश एयर में अगर चलते हो, खेलते हो, तो आपकी बॉडी फिट रहता है, हेल्दी रहते हो आप। All young boys and girls should take walk, exercise and play outdoor games. तो जितने young boys, girls सबको आउटडोर में वर्क करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए। ओके, इसमें माइंड फ्रेश होता है आउटडोर गेम्स खेलने से। अभी इंडोर में आप लोग मोबाइल से जो खेलते रहते हो दिन भर, वो अच्छी बात नहीं है, उससे आपका फ्रेश आप नहीं होते हो और डिप्रेस्ड हो जाते हो। ओके, तो ये गेम का था। नेक्स्ट आता है मच ट्रैवल्स डूज एंड डोंट्स। कितना कुछ था पहले का, देखो, यू हैव लर्नड हियर एंड फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब चैप्टर 9 में और ये चैप्टर 10, ये दोनों चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में जो साइंटिफिक फैक्ट है उसके बारे में आप जाने हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, राइट। देयर आर मेनी रॉन्ग notions which you should now be able to discard as informed adolescent। तो इसमें बहुत सारे चीज गलत भी आप पहले सुने थे या आगे भी और सुनेंगे शायद। तो ये सारे गलत चीज को आप अभी सुधार सकते हैं, आप बोल सकते हैं इसके अगेंस्ट कि नहीं ये गलत है, जो सही है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर माइथ्स एंड टैबूज regarding bodily changes that adolescents experience. Some of these are given below and you can now argue why these are myths and not facts. तो इसमें कुछ चीजें जो आप सुने होंगे या आगे जाके सुन सकते हैं जिसमें का कुछ यहाँ पे बताया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारा है। ओके, तो ये अगर आप सुनते हैं इस तरह की कुछ, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये ऐसा नहीं है। ओके, इसका ये फैक्ट क्यों नहीं है वो भी आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग उस लायक हो चुके हैं। तो पहला नंबर पे क्या है, अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये कई जगह पे है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में रहते हैं एक लड़की, वो अगर कोई बॉयज की तरफ देख ले तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है? नहीं। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। एक बच्चे का सेक्स क्या होगा उसके लिए उसके मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इज इट राइट? लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑब्वियसली फादर। A girl should not be allowed to work in the kitchen during menstruation.
मेंस्ट्रुएशन जब चलता है एक लड़की को किचन में काम नहीं करने दिया जाता, क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? You may come across many other myths and taboos, discard them. तो इस तरह की बहुत सारा चीजें आपके सामने आ सकता है, उसको जस्ट निकाल के फेंक दो। इस तरह की चीजें, इस तरह की कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है तो आप उसके अगेंस्ट लड़ो। आप बताओ कि ओरिजिनल फैक्ट क्या है, व्हाट इज द फैक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 10.6, collect data on the number of children in your class who exercise regularly and who do not exercise regularly. तो आपने क्लास में जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका एक लिस्ट बनाओ, जो नहीं करता उनका दूसरा लिस्ट बनाओ। Did you notice any difference in their fitness and health? तो क्या ये दोनों के जो दोनों ग्रुप आप बनाए हो, दोनों ग्रुप के बीच में कोई अंतर है फिटनेस में, हेल्थ में? Prepare a report on the benefits of regular exercise. रेगुलर एक्सरसाइज करने का जो बेनिफिट्स है उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट आप लोगों को बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट, से नो टू ड्रग्स। Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is normal part of growing up. तो adolescence एक ऐसा पीरियड है जिसमें बॉडी का, माइंड का बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होता है, राइट? और ये एक नॉर्मल पार्ट है ग्रोइंग अप का। सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, इनसिक्योर फील नहीं करना है। If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. अगर किसी ने आपको कह दिया कि ये ड्रग्स आप लो, आप सही हो जाओगे, ये जो टेंशन हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स आप में नहीं रहेगा, तो क्या करना है? ले लेने हैं ड्रग्स को? ऑब्वियसली नो। से नो टू द ड्रग्स। आस्क योर डॉक्टर, गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, पूछो उनसे। ओके, और अगर जरूरत होगा तो ऑब्वियसली डॉक्टर खुद सजेस्ट करेंगे आपको। कोई भी आके बोल दे ड्रग्स ले लो और इससे सारी चीजें सही हो जाएगा, नहीं सुनने हैं। ओके, ड्रग्स आर एडिक्टिव। If you take them once, you feel like taking them again and again. तो ड्रग्स जो है वो एडिक्टिव होता है, वो अट्रैक्ट करता है। आप अगर एक बार ड्रग्स ले लिए तो आपको फिर लगेगा कि एक बार और लो, एक बार और लो ड्रग्स। ओके, इस तरह की फील होता है। They harm the body in the long run. They ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये ड्रग जो है आपका बॉडी को, आपका हेल्थ को बहुत हार्म पहुंचाता है। इसके अलावा आपका हैप्पीनेस भी पूरी तरह से ले जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स व्हिच इज कॉज्ड बाय डेंजरस वायरस HIV। एड्स के बारे में आप सुने होंगे, एड्स के बारे में तो सुने होंगे, बीमारी है एड्स, राइट? जो कि एक वायरस के कारण होता है, HIV नाम का एक वायरस जिसके कारण एड्स होता है। This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. तो ये जो HIV वायरस है ये भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में जा सकता है। जबकि ड्रग्स लेने के लिए जो सिरिंज का यूज करते हैं उस सिरिंज के थ्रू भी जा सकता है। सिर्फ HIV ही नहीं, बहुत तरह की बीमारी इस तरह से ट्रांसमिट होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। इसके अलावा भी ये जो HIV है ये एक इन्फेंट में, छोटे बच्चे में भी जा सकते हैं अपने मम्मी के बॉडी से, जबकि वो बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो उस दौरान भी जा सकता है। The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. तो इसके अलावा ये वायरस डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी एक बॉडी से, इन्फेक्टेड बॉडी से हेल्दी बॉडी में जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट,
adolescent pregnancy. You might be knowing that in our country the legal age for marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. तो हमारे कंट्री में जो शादी करने का एज है, लीगल एज, वो आपको पता है कि गर्ल्स का 18 इयर्स एंड बॉयज का 21 इयर्स. दिस इज बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड. तो इसका रीजन यही है कि जो छोटे, देखो 12-13 साल में आप देखे हो कि एक लड़की मतलब उसका जो सेक्स ऑर्गन से वो मैच्योर हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल हो जाता है, राइट. लेकिन वो अगर उस एज में 12 या 13 इयर्स के एज में अगर वो प्रेग्नेंट हो गए, अगर वो माँ बन गए, तो उसमें वो मदरहुड नहीं रहते हैं. ओके, एक बच्चों का केयर कैसे किया जाता है, किस तरह से उसकी देखभाल करना है, किस तरह से उसको अच्छा होगा, ये सारे सोच उस टाइम नहीं आते हैं उस लड़की में. ओके, तो इसलिए लीगल एज 18 इयर्स बनाया गया है ताकि उसके बाद अगर कोई बेबी हो तो वो लड़की या वो उसको बच्चे को संभाल पाए. ओके, अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड. तो पहले अगर शादी हो जाता है या पहले अगर माँ बन जाते हैं कोई लड़की, तो उनके लिए और बच्चे का दोनों का हेल्थ का इशू हो सकता है. इट ऑल्सो curtails employment opportunities for the young woman and may cause mental annoying as she is not ready for responsibilities of motherhood. तो देखो इसमें क्या होता है, बहुत तरह के मेंटल प्रेशर आ जाता है. एक्चुअली समझ में नहीं आता है, एक मैच्योरिटी होना चाहिए, राइट. सिर्फ फिजिकल मैच्योरिटी काफी नहीं होता है, उसके साथ साथ आपका मेंटल मैच्योरिटी का भी बहुत ज्यादा जरूरत है. किस तरह की सिचुएशन आप कब हैंडल कर सकते हो, ये डिपेंड करता है. जितना स्ट्रेस आपके पापा ले सकते हो, उतना स्ट्रेस क्या आप ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि उनका ब्रेन का मैच्योरिटी उतना हो चुका है, उतना मैच्योर वो हो चुके हैं, वो बहुत सारा डिफिकल्टीज का सामना कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छे से. लेकिन वही हम देखेंगे, आप देखोगे तो घबरा जाओगे, राइट. ओके, so this is done, this chapter is done. Let me know if you have any doubt in the whole chapter. Okay, now write down the hard words, its meaning and keywords as well as. Next day we will discuss exercise. Okay, so for now, bye, have a good day.